नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है भारत के भूगोल से लिया गया है, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। दोस्तों, 50 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो अब हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। 51 क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? आपको बताना है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, भारत का जो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार करता है वो राज्य है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग डिटेल से देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है, ताकि आप लोग हाईलाइट लाइन को नोट डाउन कर सको। तो आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं। वर्ष 2020 से 21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्य, ठीक है। सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन करता है वो 8 राज्य, यहाँ देखिए कौन कौन है। उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब, ठीक है। ये 8 राज्य है दोस्तों, ये गन्ना उत्पादक में अग्रिम भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिन्हें चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य को ये चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करती है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मेघालय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, भारत का एकमात्र जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54, यहाँ देखिए 54। चलिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? यहाँ देखिए, क्वेश्चन में अगर नहीं पूछे तो आपको नहीं के नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो यहाँ देखिए, जूट जो है आपका ये नकदी फसल है, ठीक है। मूंगफली ये भी नकदी फसल है, गन्ना ये भी नकदी फसल है, ज्वार दोस्तों ये नकदी फसल नहीं है, तो आपको नहीं पूछा गया है, तो ज्वार इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसमें। यहाँ देखिए, ज्वार नकदी फसल नहीं है, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए 55, ठीक है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? आपको बताना है कि लौह अयस्क से संपन्न कौन से 2 राज्य है, ठीक है। ऑप्शन ए बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये दोनों राज्य है जो लौह अयस्क में संपन्न है, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल देखेंगे, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट जो भी लाइन है हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक
2020 के अनुसार हेमेटाइट के प्रमुख भंडारण राज्य ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है तथा मैग्नेटाइट के प्रमुख भंडारण राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, यहाँ देखिए 56। चलिए, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी सीडेराइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। दोस्तों ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बैलाडीला में किसका खनन होता है। दोस्तों तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लोहरदगा। दोस्तों झारखंड में जो कोयला की खानें हैं वो झरिया में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए 58, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों भूमिगत कोयले का जो दहन है दोस्तों वो झारखंड में होता है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झड़िया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो क्षेत्र है आपका झड़िया के कोल्ड फील्ड, ठीक है, कोलफील्ड क्षेत्र है, उसी में भूमिगत कोयले का दहन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जस्ट अभी मैंने बात किया, तो झारखंड के झड़िया क्षेत्र में आपका कोयला मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 61। ठीक है, यहाँ देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए बम्बई हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अंकलेश्वर गुजरात, नबगांव गुजरात, डिगबोई असम। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना तेल भंडार है वो असम में है। ठीक है, असम डिगबोई। ठीक है, असम के डिगबोई में सबसे पुराना है ये। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल देखेंगे। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, ठीक है, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि असम का जो डिगबोई है वो ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 और 1960 के दौरान, 1930 और 1940 के दौरान, 1990 और 2000 के दौरान, 1970 और 1980 के दौरान। तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम ऊर्जा का जो संकट हुआ था 1970 और 80 के दशक में हुआ था। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1994 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी थी? ऑप्शन ए 300 ग्राम तेल के बराबर, ऑप्शन बी 360 किलोग्राम तेल के बराबर, ऑप्शन सी 243 किलोग्राम तेल के बराबर, ऑप्शन डी 343 किलोग्राम तेल के बराबर। तो दोस्तों 1994 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64।
ठीक है, यहाँ देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। ओके, बी इज़ द करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। दोस्तों टिस्को, ये हो गया आपका टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, तो टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है। पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटा नगर। दोस्तों ये टाटा नगर में स्थित है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी, ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में ईस्वी में की गई, ठीक है, 1907। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बिहार में जो डालमिया नगर है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। चलिए बी विल बी करेक्ट आंसर। जो इजी क्वेश्चन है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है उसको टिक लगा देते हैं। यहाँ देखिए, बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बाकी इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज़, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है, ठीक है दोस्तों। तो मेन रूप से आपका सीमेंट के लिए जाना जाता है डालमिया नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी टीटागढ़, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी खेतरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों खेतरी में तांबा का उद्योग स्थापित है, ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है। ये जो दोस्तों ये खेतरी जो जगह है वो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में है, सॉरी राजस्थान में है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में, ठीक है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ देखिए, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। जस्ट अभी मैंने बताया है, ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 70 क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ऑप्शन ए महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, वायुमार्ग, प्रमुख वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग। दोस्तों स्वर्णिम जो चतुर्भुज है दोस्तों वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। चलिए डिटेल में देखेंगे इसको। यहाँ देखिए, ये देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, ठीक है। और इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था, ठीक है दोस्तों। तो ये इस भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो स्थापना हुई थी इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। ओके, चलिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए या फिर पता भी होगा, भारत का जो 40% सड़क परिवहन है वो
राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, जो भी NH है उससे होता है, ठीक है, नेशनल हाईवे। तो ए विल बी करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए, संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। यहाँ देखिए, वार्षिक रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, यहाँ देखिए 1,40,995 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका जो 2021 से 22 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? आपको बताना है ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जिसको अटल टनल पार करती है। ऑप्शन ए जास्कर, ऑप्शन बी पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पूर्वी पीर पंजाल इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये अटल टनल जो है दोस्तों, इसकी लंबाई है आपका 9.02 किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। चलिए, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? दोस्तों ये सारा राजधानी ट्रेन है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी कौन सी राजधानी ट्रैक जो तय करती है, ठीक है। ऑप्शन ए बंगलुरु सिटी जंक्शन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, डिब्रूगढ़ टाउन। तो दोस्तों कौन सा होगा ये बताइए आप लोग। ये हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। यहाँ देखिए, त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12,431 अधिकतम दूरी तय करती है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से, जो भारत की जो सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि भारत की सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। यहाँ देखिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1988, 1987, 1989, 1986। दोस्तों 1986 इज़ द राइट आंसर। ओके, 1986 में ही द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया गया, ठीक है। चलिए 75, अच्छा 76, ओके। चलिए यहाँ देखिए, पाट अंचल अवस्थित है। ऑप्शन ए बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो दोस्तों पाट जो अंचल है वो झारखंड में अवस्थित है, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है, जो झुमरी तलैया है रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों झारखंड इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, ये आएगा नहीं। चलिए यहाँ देखिए 78, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? दोस्तों अवरोही क्रम आपको पता है दोस्तों, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, ठीक है। एक होता है आरोही, तो आरोही होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। अवरोही पूछा गया है यहाँ पे,
तो अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य है, इसके बाद फिर उससे कम कौन सा राज्य है, फिर उससे कम, ठीक है। उसी तरह आपको कूट को चुनना है। यहाँ पे देखिए कूट लिखा हुआ, कूट को तय कीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बड़ा वाला क्रम लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा है आपका कौन सा, इसमें चुनिए। देखिए सबसे बड़ा है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, 3 नंबर पे। इसके बाद आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1 नंबर पे। इसके बाद आपका हो गया बिहार। तो आपको कौन सा कोड हुआ, 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ देखिए 3 4 1 2 ये डी में मिल रहा है, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ देखिए, देख ही लेते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए डिटेल में हम लाए हैं, ठीक है, ताकि जो भी हाईलाइट है आप उसको नोट डाउन कर सको, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये भारत का भूगोल है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ देखिए 3,82,052 है, ठीक है ना, 3,82,052, ठीक है। यहाँ देखिए वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। इसी तरह ये उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, बिहार का है। तो ये क्रम बताए थे अभी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो आपको दोस्तों भौगोलिक, यहाँ देखिए क्या लिखा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है। तो बड़ा जिला आपको चुनना है। ऑप्शन ए लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो दोस्तों कच्छ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कच्छ जो है आपका सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। बी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ देखिए कच्छ का गुजरात 45,674, लेह होगी आपका 45,100, ठीक है, 38,401 जैसलमेर राजस्थान, और आपका बाड़मेर हो जो है राजस्थान हो गया 28,387। तो आपका कच्छ जो हो गया सबसे बड़ा है, ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से 45,674। तो इस डाटा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दोस्तों आपको बताना है कि असम जो राज्य है वो कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों ये 7 हो जाएगा, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देख लीजिए एक बार, 7 स्टेट सारा डाटा लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 7 राज्य कौन कौन हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। ये टोटल 7 राज्य हो गया आपका, ठीक है, जो कि असम राज्य के सीमा से मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गद्दी लोक निवासी है। तो दोस्तों आपको बताना है गद्दी जो जनजाति है, जो या निवासी कहिए, वो कहाँ पे है, कौन सा स्टेट में रहता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी अरुणाचल, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों गद्दी जो जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में रहती है, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बोडो की बात करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ एक बार जूम कर लेते हैं। बोडो निवासी कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों गारो जो है वो बोडो जो निवासी है वो गारो पहाड़ी पे रहता है, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। गारो जनजाति, आपको बताना है जो गारो जनजाति है वो
कहाँ कौन सा स्टेट में पाया जाता है? अच्छा, एक मिनट। अच्छा, थोड़ा सा ये मिस्टेक है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। 84, चलिए गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, ऑप्शन ए आपको बताना है कि जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह से नीचे कितना मीटर तक है। ठीक है, ऑप्शन ए 6000 मीटर, ऑप्शन बी 600 मीटर, ऑप्शन सी 800 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो दोस्तों ये 6000 मीटर है। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वाह नदी आपका गंगा है। ठीक है, तो गंगा इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं एक बार डिटेल से। देखिए गंगा नदी यहाँ देखिए 2525 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी देख लीजिए 1465, नर्मदा होगी आपका 1312 किलोमीटर और महानदी होगी आपका 851। तो ये डाटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये कानपुर हो जाएगा। कानपुर ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 87। ठीक है, यहाँ देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मानसरोवर झील के पास जिस नदी का जो स्रोत है, देखिए मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी का भी स्रोत है, सतलज का भी है और सिंधु का भी है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। यहाँ देख लीजिए मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ये देख लीजिए जयमोली, तिस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कोपिली है। ठीक है, ये भी आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आपको बताना है दोस्तों कौन सी नदी है जो फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है। ऑप्शन ए नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो दोस्तों नर्मदा नदी इज़ द राइट आंसर। ओके, ये विल बी करेक्ट। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए नर्मदा नदी विघ्न एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, चलिए 91 देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? ठीक है, जो नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो दोस्तों पश्चिम की ओर, ठीक है, देखिए पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदी पूछा गया है। ठीक है, तो ये नर्मदा भी पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है, और आपका ताप्ती भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और राप्ती जो है दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चुनना है, तो 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए कूट आप लोग देख लीजिए 1 2 कहाँ पे है, यहाँ देखिए 1 और 2। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं दोस्तों डिटेल में।
भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदी है। ठीक है दोस्तों, भारत में ऐसे 3 नदी हैं जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। तो कौन कौन है ये? देखिए, नर्मदा हो गया आपका, ताप्ती हो गया और एक साबरमती हो गया। ये देखो 3 नदी जो है दोस्तों, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार टीआरई में पूछा है, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। देखिए यहाँ पे राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। जो भी हाईलाइट लाइन है दोस्तों, जो भी हाईलाइटेड लाइन है उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसीलिए हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा रहता तो हम टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको आप लोग को समझाना है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए, कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होके गुजरती है? तो दोस्तों आपको बताना है कावेरी नदी जो है किन किन राज्यों से होके गुजरती है। ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो दोस्तों कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों राज्य से होके गुजरती है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए डिटेल में, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 8000, यहाँ देखिए 81,155 वर्ग किलोमीटर अब्बा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, यहाँ देखिए 94। चलिए यहाँ देखिए, दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो दोस्तों दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार डिटेल से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियाँ से निकलती है। इसकी कुल लंबाई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो दामोदर नदी है दोस्तों इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट इसको देख लेते हैं एक बार। 95। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों ये भूमिगत जो है आपका ये लूनी नदी होगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 96। चलिए यहाँ देखिए, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपका पथ परिवर्तन करती है वो है कोसी नदी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। ठीक है, बिहार का जो शोक कहा गया है वो कोसी नदी को ही कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये पथ अपना हमेशा परिवर्तन करते रहती है, इसके कारण बिहार में बाढ़ आती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। ओके, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ देखिए 97। ठीक है, चलिए, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी सेंट्रल हाईलैंड, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बस 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक मिनट इसको देख लेते हैं एक बार। 98। ठीक है, चलिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको बी मान लीजिए। मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 99, आम्र वर्षा है आमों की बौछार, ऑप्शन बी आम का टपकना, ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार टीआरई में पूछता है। यहाँ देखिए, कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। चेरी ब्लॉसम कहते हैं कर्नाटक एवं केरल की वर्षा को, ठीक है। जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मई महीने में हो रही है तो उसको हम आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावत के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। ये टीआरई में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, टीआरई 2 में पूछा गया है। बंगाल एवं असम में उसको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? दोस्तों ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। दोस्तों तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। लौटते हुए मानसून, यहाँ देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून, यहाँ देखिए लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। टीआरई 3 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो लास्ट होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।